आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर। एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है, पर इन सबको एक साथ अभी यहां हम लोग पढ़ेंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको फिर बाद में कभी दिक्कत ना हो। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा बॉन्ड पैरामीटर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड पैरामीटर? बेटे बॉन्ड पैरामीटर का मीनिंग होता है जो पैरामीटर रिलेटेड है बॉन्ड से, जो वेरिएबल रिलेटेड है बॉन्ड से, उसको हम लोग बॉन्ड पैरामीटर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक है। सेकेंड हो गया बेटा हमारा बॉन्ड लेंथ, सेकेंड हो गया बॉन्ड लेंथ। थर्ड पॉइंट अगर बात करूं, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के अलावा जब आप जाओगे बेटा तो हम लोग चेक करते हैं क्या, बॉन्ड की एनर्जी को। थर्ड है बेटा हमारा बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो तीन वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड का पैरामीटर। अब एक चीज आप समझ लो, जैसे हमने बोला था sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, sp2 पे क्या होगा, sp पे क्या होगा, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ही लिया था, पर बेटा वापस इनको एक साथ बता दे रहा हूं ताकि आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आए, बिल्कुल ठीक है, इसलिए। और ये टॉपिक आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है बॉन्ड पैरामीटर के नाम से, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब यहां पे हम पहले जा रहे हैं और फर्स्ट यहां पे बात कर रहे बेटा, नाम है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंगल? हमने पहले बता दिया बेटा, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इन सेम मॉलिक्यूल। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इन सेम मॉलिक्यूल या इन मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल is known as बॉन्ड एंगल, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, बॉन्ड एंगल हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब जैसे मान लो बेटा ये A है और ये B है और ये B है, A और B के बीच में बॉन्ड है, A और B के बीच में बॉन्ड है, और A B का जो बॉन्ड है, इधर A B का जो बॉन्ड है, इसके बीच का एंगल है आपका थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा आप देख रहे हो बेटा, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा ना, इससे कंपैरिजन हम पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो कि अलग अलग मेथड से आप कैसे चेक करो बता रहा हूं। सुनो, कोई भी बच्चा लेक्चर छोड़ के नहीं जाएगा, लास्ट तक रहना। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल। पहले तो ये बॉन्ड एंगल वाली बात है। दूसरी बात अगर मैं यहां करूं कि अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कैसे, ठीक है ना बेटा। हम लोग करने जा रहे हैं यहां पे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, मतलब ये बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन का हम बात करने जा रहे हैं।
मतलब 2 मॉलिक्यूल रहेगा, उसमें अगर आपको बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करनी है तो आप कैसे करोगे बेटा, ये बताने जा रहा हूं। तो मतलब हर चीज इजी बना के आपको दे रहा हूं, बस आपको पढ़ना है और मजे करने हैं, पढ़ाई को एंजॉय करना है, टेंशन ना लेना है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट हो जाएगा कि चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है ना उनके हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है, ठीक है, क्लियर। तो आपको सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है, और यहां पे कंसेप्ट आता है बेटा कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये बात को आप ध्यान रखो कि जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया हमारा कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ओके। तो ये बातें आप ध्यान रखो, जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल बेटा ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए कि अगर ये BeCl2 है, ये BCl3 है, ये CCl4 है और ये PCl5 है, इनमें आप चेक करेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले सेंट्रल एटम का, यहाँ sp हो जाएगा, यहाँ sp2 हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा sp3 और यहाँ हो जाएगा sp3d, इस तरीके से sp sp2 sp3 sp3d। अब बेटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आप निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50%, इधर 33.33%, इधर 25%, इधर 20%। तो जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा वहां का बॉन्ड एंगल क्या बेटा ज्यादा। आप देखो आपको पता है ना कि यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 109, यहाँ 120 और 90 भी तो है ना, और 90 वाला एंगल ज्यादा होता है, इसलिए ये आपका ट्रेंड हो गया बॉन्ड एंगल का। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल का ट्रेंड आपको कोई पूछे तो BeCl2 सबसे ज्यादा, फिर BCl3, फिर CCl4 और सबसे कम किसका बेटा PCl5 का, ओके। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग बॉन्ड एंगल और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के हेल्प से आप बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे, ये हो गया बेटा हमारा मेथड। चलिए आगे बढ़ जाता हूं और एक क्वेश्चन दिखाता हूं। NO2 प्लस है और बेटा NO2 माइनस है, पूछ रहा है बताइए इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है। मान लो हमने इसको A बोला और हमने इसको B बोला, तो आपको रिप्लाई करना है कि इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सोचो और आंसर दो, A और B। यस बच्चों, अभी देखो सबसे पहले N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया 2 सिग्मा। यस सभी का सही है, बहुत बढ़िया बेटा। N डबल बॉन्ड हो, O माइनस और ये इधर ऐसा लोन पेयर,
तो यहाँ चेक करेंगे अभी 1 2 3 हाइब्रिडेशन sp2 हो गया बेटा। यहाँ पे s कैरेक्टर 50% है और यहाँ 33.33% है। इन दोनों में से इधर वाले का ज्यादा होगा बॉन्ड का एंगल, ठीक ना। थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूं। देखो इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं इस तरीके से ताकि आपको मजा आए सॉल्विंग में। CH4 और CH3 माइनस है बेटा, ठीक है। तो ये अब हमारा अलग केस हो गया। जैसे यहां जाओगे तो CH H और ये H, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है बेटा। और यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडेशन sp है। और पूछा बताइए बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। पर हम चेक कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा? तो मेथड है बेटा कि इफ, ये सेकेंड टाइप है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम then check percentage of, sorry, then check number of lone pair, number of lone pair and beta bond angle inversely proportional to lone pair। लोन पेयर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही बेटा क्या होगा, कम। तो इन दोनों में इधर वाले का बॉन्ड एंगल कम होगा और CH4 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। समझ रहे हो? तो ये चीज हो गया। क्यों ऐसा सर? अब पता है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेरेबल टू बॉन्ड पेयर। तो अगर ये रिपल्सन ज्यादा करेगा तो इधर बॉन्ड बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो कम हो जाएगा। ये चीज हो गया यहाँ का। अब इसी में एग्जांपल आप देखिए, SO2 और SO3, S डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर, S डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो 1 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इधर आप देखो 1 2 3 सिग्मा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या आपका, sp2। ठीक है, सुन लो मेरी बात। अब बेटा यहाँ पे लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो जहां लोन पेयर रहता है वहां का बॉन्ड एंगल कम होता है और जहां नहीं रहता वहां बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा। इधर वाले का बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, ज्यादा हो गया। यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी बेटा आगे आ जाओ। एक है हमारा NO3 माइनस, एक है हमारा NO2 माइनस। अब पूछो इन दोनों में ज्यादा किसका है बॉन्ड एंगल, है ना। यहां भी चेक कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, O माइनस, N डबल बॉन्ड हो, O माइनस और ये लोन पेयर। तो यहाँ का हाइब्रिडेशन हो गया 1 2 3 मतलब sp2। यहाँ हो गया 1 2 3 मतलब sp2। लेकिन बेटा यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो एंगल क्या होगा बेटा, ज्यादा। आगे देखिए, CH4 NH3 और वाचर। इधर है बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर यहाँ का 0, यहाँ का 1, यहाँ का 2। तो ये है यहाँ का लोन पेयर, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 लोन पेयर है, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर है और यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। जहां लोन पेयर बढ़ता जाएगा वहां का एंगल कम होता जाएगा।
सबसे ज्यादा यहाँ पे ऐसा। और एक चीज याद रखना बेटा, इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वन लोन पेयर के वजह से, वन लोन पेयर डिक्रीजेज 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल रफली इक्वल। मतलब अगर यहाँ 109 है ना बेटा 28 मिनट, तो ये लगभग 107, ये लगभग बेटा 104 है ना डिग्री डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे सेक लोन पे रहा है तो लगभग 2 डिग्री कम हो गया, फिर यहाँ भी लगभग 2-2.5 डिग्री कम हो गया। तो इस तरीके से बेटा बॉन्ड एंगल कम होते जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? इस तरीके से बच्चों जो कंसेप्ट है इसको आप ध्यान रखना। अब अगर मान लो बेटा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और बॉन्ड एंगल भी सेम है, ठीक है ना, तब क्या करेंगे? तब बेटा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिसाइड करेंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंसेप्ट हो गया, इफ hybridization as well as number of lone pair both are same, then check electronegativity, of central atom as well as surrounding atom। ठीक है, if hybridization as well as number of lone pair both are same, then check electronegativity of central atom as well as surrounding atom। सेंट्रल और सराउंडिंग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करना है, और बेटा उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले हमने ये बोला कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, फिर हमने बोला लोन पेयर चेक करो, अभी मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर के साथ साथ आपको बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर का नंबर दोनों सेम हो गया, इसमें बेटा दो दो केस बनता है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 1, यहाँ पे 2 केस बनता है, ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये बेटा कि सराउंडिंग एटम जो है ना वो सेम है, जिनमें कंपैरिजन हो रहा है, और जो सेंट्रल एटम है वो क्या बेटा डिफरेंट है। सराउंडिंग एटम सेम, सेंट्रल डिफरेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सराउंडिंग एटम सेम एंड सेंट्रल एटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो बेटा 2 दिन हमारी आवाज सुनने के लिए तरसे कि नहीं? आप तरस गए होंगे बिल्कुल। इधर आप देख लो, इधर कि सराउंडिंग एटम क्या हो गया, सेम, सेंट्रल एटम क्या हो गया, डिफरेंट, है ना? तो ये चीज है यहाँ का। अब आगे बढ़ता हूं,
अब अगर हम बात करें कुल मिला के, तो बेटा ये केस समझ लो कि सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, डिफरेंट है। मीन्स बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है बेटा, डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है, समझ रहे हो। अब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट किसका, सेंट्रल एटम का, बाकी सराउंडिंग का सराउंडिंग का क्या है, सेम। समझ रहे हो क्या। तो ये चीज है इधर, इस चीज को, इस बात को आप ध्यान रखो। अब बेटा यहां पे हम बताने जा रहे हैं आपको, जरा ध्यान से देखिए। इधर हमारा केस नंबर 1 चल रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ये डिफरेंट हो गया। ए बी और इधर बी, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, यहां सी है बेटा, और यहां बी है, और यहां बी है, ऐसा। तो आप देखो यहां जैसा सराउंडिंग एटम है बी और बी, वैसे ही सराउंडिंग एटम इधर भी है, बी और बी, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बेटा सेंट्रल एटम है ए, इधर सेंट्रल एटम है सी, दिस इज सेंट्रल। अब सुन लो रूल क्या है कि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन ए और सी का क्या है, सेम। लोन पेयर का नंबर भी क्या है, सेम। डिफरेंट क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मान लो हमने ऐसा माना बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी का है ना वो ए से ज्यादा है। अब बेटा यहां भी बी है और यहां भी बी है, लेकिन यहां जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे रह जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ए का ज्यादा है बी से या सी का ज्यादा है बी से, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी। मतलब सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा, बाकी सराउंडिंग तो सेम है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन यहां है तो बी और सी के बीच में इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है। दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर अपवर्ड डायरेक्शन बेटे, समझला का। तो ये बात है कि पहले भैया ए और बी में बॉन्ड, ए और बी में बॉन्ड, बी और सी और बी और सी। तो कंसेप्ट ये है कि ए और सी में सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के वजह से जितना ए अपने तरफ खींचेगा उससे ज्यादा कौन खींचेगा, सी। इलेक्ट्रॉन मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स सी, और इलेक्ट्रॉन जब सी के तरफ शिफ्ट होगा, इसके बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे L2 और इसके बीच के यहाँ का डिस्टेंस है क्या आपका L1। और बेटा अब एकदम सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे आपने आई से, आंख से, L2
इज लेस देन L1, L2 इज लेस देन L1, ठीक है ना। तो L2 जो है वो L1 से कम है। अब अगर L2 L1 से कम है तो सीधी बात ये हुई ना कि जब दो निगेटिव चार्ज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो यहां का रिपल्सन भी क्या होगा बेटा, हाई होगा, कंपेरेबल टू दिस। डिस्टेंस कम तो रिपल्सन ज्यादा, और जैसे रिपल्सन ज्यादा होगा ये एक दूसरे से दूर जाएंगे बेटा, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे ना बच्चा तो यहाँ का गैप बढ़ेगा। अगर गैप बढ़ गया ना तो हम यही कहते हैं कि भैया बॉन्ड का एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये बात समझ। अब मान लो सीधी बात, अगर मान लो यहाँ θ1 है और यहाँ θ2 है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। एकदम सीधा सीधा सिंपल बात मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से जरा सुनो। सेंट्रल एटम सेम नहीं है, डिफरेंट है। सराउंडिंग एटम सेम है। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, सॉरी, सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। और उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम हो गए। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे सेंट्रल लेवल सराउंडिंग का। केस 1, सराउंडिंग एटम सेम सेंट्रल डिफरेंट। अगर बेटा सराउंडिंग एटम सेम है, नहीं है, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेंट्रल वाले का डिफरेंट होगा। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर अपने तरफ वो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया ना, उनके बीच का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। और अगर रिपल्सन ज्यादा है तो वहां का जो बॉन्ड का एंगल है बेटा ड्यू टू रिपल्सन वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात जो है इसको आप ध्यान में रखना। बहुत तेज भूख लग गया बेटा, नाश्ता वास्ता है तो इधर पास करो ऑनलाइन बेटा, खाएंगे थोड़ा कुछ। जल्दी से भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी खा लेते, जल्दी भेजो जल्दी। अरे सर आपको क्यों दूं, मैं खुद खाऊंगा, आगे बढ़ जाओ। तो बेटा आपने यहां तक देख लिया सारा बात। अब आगे आगे की बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, समझे। ये हो गया, हो गया क्या यहां का कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल चाहिए सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बढ़ाते जाओ। समझ रहे हो क्या? तो ये चीज हो गया बेटा, ये कंसेप्ट हो गया, इस कंसेप्ट का ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको बता दिया। अब यहां जरा एक आध एग्जांपल आपको दिखा दूं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट है Pi3 AsI3 SbI3। बेटा ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है और ये एंटीमनी है। ये तीनों सेम ही ग्रुप के हैं। 3 आयोडीन के साथ बॉन्डेड है तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बच गया एक लोन पेयर। यहां भी ऐसा आर्सेनिक है, एक लोन पेयर और 3 आयोडीन से ऐसे बॉन्डेड रहेगा बेटा। ये जो एंटीमनी है 1 लोन पेयर और 3 आयोडीन से ऐसे बॉन्डेड है, ठीक है ना। इस तरीके से तो देखिए सभी में लोन पेयर क्या है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, सेम है। सेंटर सराउंडिंग एटम
बी क्या है, सेम। सेंट्रल एटम पे चले जाएं, ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो हमारा फास्फोरस है, ये हमारा आर्सेनिक है, और ये हमारा एंटीमनी है। ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये एंटीमनी। ठीक है ना, तो ये फास्फोरस है और ये आर्सेनिक है और ये एंटीमनी। इन तीनों को हमने ध्यान रखने हैं। अब कंसेप्ट ये है कि बेटा हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या हो गया, sp3 sp3 sp3। ठीक है ना, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो बेटा, तो आपको पता है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो pi3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इस तरीके से होगा। और जब यहाँ थीटा देखा गया ना बेटा, तो कंसेप्ट आया यहाँ पे लगभग 102 डिग्री के आसपास, या लगभग 100 डिग्री के आसपास, और यह है बेटा लगभग 99 डिग्री के आसपास। तो ये जो है हमारा बॉन्ड का एंगल आ गया इन केस ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी के आयोडाइड। ये आपका बॉन्ड एंगल जो आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल निकालने का कंसेप्ट, क्राइटेरिया जो भी सो हमने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चा, पार्टी। अब यहां बताने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूं एक और क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पे आप जाइए। और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा अलग टाइप का, नोट करने वाली बात है। जैसे NH3 है, जैसे PH3 है, जैसे ASH3 है और SbH3 है। बेटा ये जो भी है सभी के ऊपर एक लोन पेयर है इस तरीके से, और 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और एक लोन पेयर, क्योंकि ये सारे सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है ना, तो बेटा अगर नॉर्मल तरीके से आप सोचेंगे ना, तो ये चीज है भाई कि भैया ये तीनों अगर सेम ग्रुप का है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, कम होता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो टॉप टू बॉटम जब जाओगे ना तो बॉन्ड एंगल ऐसे डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल। पर बेटा स्टार्टिंग देखा गया NH3 का 107 डिग्री, और इसका बाद में एंगल आ रहा था बेटा 91 डिग्री, ऐसा 92 डिग्री के आसपास। ये आया 91 डिग्री और ये आया 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व इन केस ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड, NH3, PH3, SbH3, ASH3 जो भी है, इनमें ये हमारा बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व हुआ। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, कि जिस डायरेक्शन से कोई बॉन्ड बनाएगा वो उसका एंगल, मतलब इन सभी में रफली इक्वल एंगल है बेटा 90 डिग्री, इन तीनों में, PH3 में 90, ASH3 में 90, SbH3 में 90। वैसे तो जब बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन होगा तो टॉप टू बॉटम हम डिक्रीज ही करा दिए, लेकिन इन तीनों में बेटा रफली इक्वल टू एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर यहां पे 90 डिग्री एंगल आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो ये कोई एटम है सेंट्रल वाला, इधर एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, ये लोन पेयर। बेटा यहां से यहां क्या हो गया आपका 90 के आसपास, यहां से यहां क्या हो गया 90 के आसपास। और बेटा ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कैसे निकलता है, तो निकलता है बेटा कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल हैं सेंट्रल एटम वाले, उनका एंगल कैसा है। अगर बेटा ये
90-90 में मतलब सीधा बात समझ लो कि यहाँ पे एक px होगा, इधर py और इधर pz। तो मतलब ये है बेटा कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि ओवरलैपिंग 90 डिग्री पे हो रहा है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज होता ना तो 100 समथिंग पे ओवरलैपिंग होता, और अगर डिक्रीज भी हुआ था तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो बेटा लगभग 15 डिग्री डिक्रीज हो गया, लेकिन उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया, फिर तो सब में 91 90 ऐसा 90 है, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा। तो मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि जब आप फास्फोरस से एंटीमनी तक जा रहे हो तो बॉन्ड का एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये सेंट्रल एटम ओवरलैपिंग कितने डिग्री पे कर रहा है बेटा? 90 डिग्री पे। और कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज 90 डिग्री पे तो जा नहीं सकता, मतलब ये प्योर p ऑर्बिटल, एक px है, py है और pz है, 90 पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इस कंसेप्ट से दिमाग में क्या आया साइंटिस्ट कि भैया यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो px, py और pz ऑर्बिटल यूज होता है बॉन्डिंग में, और लोन पे रहता है बेटा s ऑर्बिटल में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ड्रैगोज। तो उन्होंने बेटा ड्रैगोज रूल दिया, और ड्रैगोज रूल में ऐसा बताया कि इस तरीके का जो बात है वो कब कब ऑब्जर्व होगा, मतलब सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज ही नहीं होगा, ऐसा कंडीशन कब जनरेट हो। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर रिपीट कर रहा हूं कि इधर एंगल हम मेजर कर रहे हैं उस तरीके से तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट एंगल तो यार 90 90 90 हो गया। अब अगर बॉन्ड का एंगल 90 मतलब जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब अगर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के बीच का एंगल 90 मतलब ये px, py और pz होंगे, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो होंगे नहीं। और अगर ये ऑर्बिटल px, py और pz है बेटा, तो यहाँ सीधा बात हो गया कि सर जी px, py, pz में यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये p और p ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो रखे हैं, और लोन पेयर भी p और s ऑर्बिटल में। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, तो भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, ये बात है, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो इसलिए किस में? नाइट्रोजन में हो रहा है, यहाँ पे फास्फोरस से यहां तक नो हाइब्रिड ए भाई पाई बॉन्ड कैसे हो जाएगा? पाई बॉन्ड तो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है ना, और दो एटम के नीचे मल्टीपल बॉन्ड आएगा तब ना पाई बॉन्ड आएगा। यहाँ पाई बॉन्ड कैसे आ जाएगा यार, ये बताओ आप। हेड ऑन ओवरलैपिंग को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना, तो पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं करेगा क्या? और दूसरे साइड से हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है क्या? सिग्मा हाइब्रिडाइज से बनता है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ये बताओ। हाइब्रिडाइज से तो बनता ही, पर प्योर पी ऑर्बिटल से नहीं बनता है क्या सिग्मा बॉन्ड? ये बताइए मुझे आप। पाई बॉन्ड किसको बोलता है वो पता है? जो एक्सियल ओवरलैपिंग के ऊपर नीचे ओवरलैप करेगा, एक्सियल बॉन्डिंग के ऊपर और नीचे साइडवाइज ओवरलैपिंग। बॉन्ड पाई कैसे हो जाएगा यार, आप क्या बात कर रहे हो? हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं पढ़ाए थे क्या ऐसा? ये सिग्मा ना होता है, ये कहलाता ना हेड ऑन ओवरलैपिंग। और देख रहे हो कि एक साइड से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाएगा क्या? एक बात आपको पता होना चाहिए ना, हाइब्रिडाइजेशन बाद में आया, पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड आया था।
और बिटवीन टू एटम ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड जो होता है कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक। उसके बाद एक और केस यहां देखो बेटा, ये H2O है, ये H2S है, ये H2SE है और ये H2TE है। बाकी सारे बच्चे मुझे एक बार रिप्लाई कर दे, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? जिस बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया है ना, उसको मैं बताऊंगा बाद में। मत रिप्लाई करो बेटा, बाद में जब बताऊंगा ना तो पता चलेगा। सुनो बेटा, ये जो चैट चैट होता है ना, इसका लिस्ट रहता है हमारे पास हमेशा, किसने मैसेज का रिप्लाई दिया था, किसने नहीं दिया था। मैं ये तो जब निकाल के चेक करूंगा बाद में, और जे रिप्लाई नहीं किया ना उन सबको मैं बताऊंगा बाद में, बढ़िया से बताऊंगा। चलो अब इधर आ जाओ, H2O, H2S, H2SE और H2TE। इन चारों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ भी sp3, sp3, तीनों में ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मान के चलते हाइब्रिडेशन सेम है और लोन पेयर सेम, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग सेम। सेंटर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वालों का, इसलिए एंगल का ट्रेंड हम ऐसे लिखते हैं बेटा, पर एग्जैक्ट यहाँ पे एंगल होता है 104 डिग्री, और यहाँ रफली इक्वल टू बेटा 92 डिग्री, यहाँ भी रफली इक्वल टू 91 डिग्री, यहाँ रफली इक्वल टू 90, मतलब कुल मिला के इन सभी में फिर से लिख सकते हैं रफली इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगेन बेटा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे है बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड बन रहा होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा होगा, वो 90 डिग्री पे हो रहा होगा। तो अगर 90 डिग्री पे हो रहा है ना, तो सीधी बात है ना भैया कि ये प्योर पी ऑर्बिटल एक px है, एक py है और एक pz है, इस तरीके से। बाकी यहाँ तो 2 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड तो है नहीं। ये जो 2 है ना ओवरलैपिंग हो रहा है 90-90 पे, तो मतलब ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। मतलब H2S और H2SE और H2TE में जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये हमारा हो गया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वाला बॉन्ड। यहाँ पे हो जाएगा नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो ये चीज का आप ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आपको लेके जाता हूँ, जनरलाइज करता हूँ इसके रूल को, और इसके रूल का नाम दिया गया बेटा ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, ये जो आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज ड्रैगोज रूल। और अब ये ड्रैगोज रूल है क्या? तो है बेटा कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, इफ सेंट्रल एटम, देखो सुन लो बेटा, जो ऐसा हो रहा है ना, हम बोल रहे कि यहां से यहां नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, यहां है ना, यहां है यहां नहीं है, तो ऐसा कहां कहां मिलेगा जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? उसके लिए ये ड्रैगोज रूल आया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड और
हायर पीरियड, थर्ड और हायर पीरियड, if central atom belong to third or higher period, then it will not undergo hybridization. With the surrounding atom, with the surrounding atom, if electronegativity of surrounding atom is less than equal to 2.5, तो ये हो गया रूल, लेस देन इक्वल टू 2.5, तो ये हो गया। कुल मिला के इसको हम ऑपरेट करते, देखो सुन लो मेरी बात, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, ये ड्रैगो बाबा बोले कि अगर सेंट्रल एटम बिलोंग कर रहा है थर्ड और हायर पीरियड का, देन इट विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अगर थर्ड और हायर पीरियड का है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा विथ सेंट्रल एटम, ठीक है, नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन विथ सराउंडिंग एटम if electronegativity of surrounding atom is less than equal to 2.5, अगर less than equal to 2.5 है सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। जैसे यहां पे सीधी बात कि सेंट्रल एटम, ठीक है, बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड, ठीक है, सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड, ओके, जिसमें से कौन से ग्रुप का, मेनली 14, 15, 16, और बेटा जो सराउंडिंग एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेस देन इक्वल टू 2.5 हो जाए, ठीक है ना, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। और वही चीज यहां हुआ, देखिए ये देखो बेटा, यहां पे ये फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, ये 4 और ये 5, मतलब थर्ड और हायर होना ही चाहिए, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका भी 2.1, इसका भी 2.1, इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं हुआ। यहाँ देखो ये भी थर्ड और हायर, दिस इज फ्रॉम थर्ड, ये 4 और ये 5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.1, इसका भी 2.1, इसका भी 2.1, तो 2.5 से अगर कम है सराउंडिंग का और सेंट्रल थर्ड और हायर पीरियड का है तो वहां पे हाइब्रिडेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये चीज हो गया ड्रैगोस का रूल। एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, ड्रैगोस रूल क्लियर हुआ आपको या कोई दिक्कत है? फटाफट रिप्लाई कर दो, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, टाइम दे रहा हूं आपको रिप्लाई करने का, जरा फटाफट रिप्लाई करो बच्चों। क्लियर हुआ?
चलो आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट आपको बताता हूं हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेईई नीट में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या पॉइंट है सर? याद रखो बेटा, NH3 में एक लोन पेयर है, ठीक है, और NH3 में बेटा इस तरीके से बॉन्ड बन रखा है, इसका हाइब्रिडेशन sp3, मतलब ये लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में उसका नाम है sp3, तो यहां पे बेटा 25% है s कैरेक्टर, ठीक है। तो होता है कि जब इसके सामने कोई H+ आता है तो लोन पेयर बहुत इजीली डोनेट करके NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर यही चीज हम बात करें PH3 के पास भी लोन पेयर है, पर जब H+ आता है ना, उसको ये डोनेट करके अपना लोन पेयर PH4+ नहीं बना पाता। क्या कारण है? तो बेटा यहां पे ना नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन फास्फोरस एटम। ये जो है प्योर s ऑर्बिटल में, और बेटा s ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर है तो समझ लो कि जितना ज्यादा, यहां तो 100% s कैरेक्टर है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट नहीं करना चाहेगा क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये रीजन याद रखें। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि लोन पेयर in case of phosphorus, lone pair is present on s orbital, s orbital, because s orbital is more closer to, because s orbital is more closer to nucleus, s orbital is more closer to nucleus, ठीक है। तो ये कारण है। तो यहां तक बच्चा हमने आपको समझा दिया। अब हम आपको केस नंबर 2 पे लेके जाते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सेंट्रल एटम हो जाएगा सेम, ठीक है, और सराउंडिंग एटम जो है बेटा ये हो जाएगा डिफरेंट। सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। तो ये हमारा बात है, सेंट्रल एटम हो गया इसका सेम और सराउंडिंग एटम क्या है आपका, डिफरेंट है। तो ये चीज है यहां पे, समझ गए। अब यहां पे आप देखो कि जैसे ये हमारा A है, ये B और ये B, इधर बेटा A है, ये C और ये C। तो आप देखिए इनका हाइब्रिडाइजेशन भी बेटा सेम है, लोन पेयर भी सेम है। ये A एटम, ये A एटम, ये B, ये B, ये C और ये C, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अब मान लो यहां पे हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन B, मतलब यहां जो आप C देख रहे हो ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस B से क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये कंडीशन, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखो, ओके एवरीवन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट को आपको समझ के चलना है और इसके हिसाब से आपको जो प्रॉब्लम है वो भी बेटा सॉल्व करना है।
अब बात यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी, देन ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ये इधर को जाएगा या इधर को जाएगा, वो हमको देखना पड़ेगा। पर कंसेप्ट पहले समझ लो कि बेटा हमने ऐसा लिख दिया कि ए बी बी ए सी सी और लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी। आप सीधा बात देखो बच्चों, इस ए और बी में इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर रहे किसकी तरफ, तो सी यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा। अगर सी नीचे खींच लिया तो बी का तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा ना, क्योंकि बी वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम है, बी वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो खींचेगा ज्यादा कौन, सी। तो अगर सी अपने तरफ खींच रहा है ना, तो यहाँ का डिस्टेंस L2, यहाँ का डिस्टेंस L1। बेटा जितना खींचेगा ना सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा, L2 ग्रेटर देन L1। और जहां पे डिस्टेंस कम होता है ना बच्चों, वहां का क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा। मतलब यहां पे रिपल्सन क्या होगा, यहां का रिपल्सन हाई होगा, ठीक है। अगर रिपल्सन हाई, तो अगर यहाँ का एंगल अब देखिए तो क्या होगा, ज्यादा। अगर ये θ1 है और ये θ2, θ1 इज ग्रेटर देन क्या आपका θ2, ओके। ये चीज θ1 हो गया ग्रेटर देन θ2 से। तो ये बात ध्यान रखें, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखें, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखें, बस। तो यहां तक की बात मैंने आपको बता दी। तो यहां तक बात समझ में आ गया बेटा, कि फिर से देखो, अगर सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, सी ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, और इस ए और बी में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेगा, ए के तरफ। तो इधर का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ का डिस्टेंस कम है, तो जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां रिपल्सन कम, और जहां डिस्टेंस कम वहां रिपल्सन ज्यादा। जहां रिपल्सन ज्यादा वहां का एंगल ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए बेटा सी और बी में यहां वाला का थीटा ज्यादा, यहां वाले का थीटा कम। तो ये चीज हो गया हमारा कंसेप्ट, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे लेस रिपल्सन, लेस बॉन्ड एंगल। इधर है बेटा मोर रिपल्सन, मोर बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ की, तो ये कंसेप्ट। अब यहाँ पे सीधा सीधा बात समझ लो बेटा, कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग का बढ़ गया, वहां का एंगल तो कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन जैसे दिखा रहा हूं, COF2 CO Cl2, इसको बेटा फॉस्जीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। COBr2, तो ये हो गया COF2 बेटा, COCl2 हो गया, और ये हो गया COBr2। ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे, इनको आप ध्यान रखो। अब आप जैसे यहां जा रहे हो ना, बॉन्ड एंगल यहाँ बेटा एक और है COI2, बॉन्ड एंगल पूरा कंपेयर बॉन्ड एंगल C डबल बॉन्ड हो X X ऐसे रहेगा, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ XX, इसका एंगल निकालना XX। यहाँ पे बेटा C डबल बॉन्ड O F और F ऐसा, C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, C डबल बॉन्ड O Br, C डबल बॉन्ड O I। अगर इनमें अगर आप आ जाइए तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम, सारा कुछ सेम, सराउंडिंग एटम सेम, डिफरेंट क्या, सेंट्रल। तो आपको बताया ना, जहां पे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, वहां का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा,
कम हो जाएगा। COF2 में COCl2, COBr2 और COI2 में सबसे ज्यादा एंगल हो जाएगा COI2 का, COBr2 का, COCl2 का, COF2 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड किस चीज का, बॉन्ड के एंगल का। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये क्राइटेरिया ध्यान रखो। ऐसी अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पे है बेटा SOF2, SOCl2, SOBr2 और SOI2। इनमें बोल रहा है कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ SXX। तो यहाँ वही बात, हर जगह S है बेटा। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सराउंडिंग एटम का, उसका एंगल उतना कम, और जितना कम होगा यहाँ का सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका एंगल उतना ही ज्यादा। SOF2 से ज्यादा होगा SOCl2 का, से ज्यादा होगा SOBr2 का, से ज्यादा होगा SOI2 का। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड किस चीज के, थीटा का, बॉन्ड एंगल का ये ट्रेंड है, इसका आप ध्यान रखो। समझ गए बच्चों? तो ये बेटा बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का एक जो प्रॉपर मेथड है, सो हमने यहां तक आपको बता दिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ कंसेप्ट और है वो बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of bond angle। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। आपको अरेंज करना बेटा, फर्स्ट है PF3 CL3 BR3 I3। सेकेंड क्वेश्चन SF2 CL2 BR2, इन दोनों में बताना है एंगल। तो देखो बेटा ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, क्योंकि 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है। लोन पेयर भी 1 1 1 1 सभी में सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम। देन चेक सराउंडिंग एंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आर सेम। देन चेक सराउंडिंग एटम डिफरेंट। देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, सबसे कम यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी बच्चों SF2 है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, कंटेंट 2 लोन पेयर, सेंट्रल सेम है, सराउंडिंग डिफरेंट। सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड हो जाएगा बेटा बॉन्ड के एंगल का। समझ गए? तो ये ट्रेंड हो गया यहाँ के बॉन्ड एंगल का। नेक्स्ट आप जरा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे NO2 प्लस, फिर है बेटा हमारा NO2 माइनस, NO3 माइनस। तो ये 3 अपने को दे रखा है, ये बात इसको ध्यान रखना पड़ेगी। सबसे पहले NO2 का बात करूं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज। NO2 का अगर बात करूं बेटा, NO2 का, तो ये ऐसा होता है N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। NO2 माइनस डबल बॉन्ड हो, O माइनस, और ये लोन पेयर। NO3 डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, O माइनस, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, और ये बेटा sp2 नहीं sp। तो यहाँ का तो 180 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा NO2 प्लस का। उसके बाद बेटा ये वाले का एंगल 120 डिग्री, और ये लोन पेयर के वजह से बोले ना हाइब्रिडाइजेशन सेम, और अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर के आने से एंगल कम हो जाता है,
एक एंगल कम, लेकिन बेटा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल, नॉट बिहेव लाइक ए लोन पेयर। समझ रहे हो मेरी बात? नॉट बिहेव लाइक ए लोन पेयर। एग्जैक्टली यहाँ पे एंगल जब ऑब्जर्व हुआ है 134 डिग्री होता है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये बॉन्ड पेयर से भी वीक हुआ ना, तो ये तो इसको रिपेल कर ही नहीं पाएगा, तो ये तो एकदम ऐसे ओपन होते जाएंगे धीरे धीरे, एंगल बढ़ जाएगा कम होने का छोड़। इसके बाद आ जाएगा बेटा NO2। अब इन दोनों बेटा यहाँ पे 115 डिग्री होता है और 120 डिग्री का आसपास, तो क्या हो जाएगा? NO3 माइनस और फिर हो जाएगा NO2 माइनस। ऐसे आपको सोचना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो बेटा एक ही बात याद रखो, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर्ड नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो जितना कैपेसिटी लोन पेयर के पास रिपल्सन करने की, उतनी कैपेसिटी इसके पास है ही नहीं बेटा, उतना कैपेसिटी ही नहीं है इसके पास, ठीक है ना? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NO2 NOCl, यहाँ पे कैसा N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और ये लोन पेयर नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इधर N डबल बॉन्ड हो, Cl और ये लोन पेयर। बेटा सीधा दिख रहा है ना भाई कि यहाँ पे जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तो 134 डिग्री बताया हमने आपको कि ये इसको इधर रिपेल नहीं कर पा रहा, ये क्या ओपन हो गया थोड़ा, क्योंकि बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें तो एक ही ना है, तो यहाँ का रिपल्सन इधर से ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ओपन हो गया तो 134, पर यहाँ तो लोन पेयर है, दोनों को धक्का देके नीचे लाएगा 115 डिग्री के आसपास, इधर वाले का एंगल ज्यादा, NO2 का एंगल ज्यादा NOCl। इसी तरीके से बेटा एंगल का कंपैरिजन होता है। फिर वैसे ही अगर बात करें हम कि भैया नेक्स्ट है हमारा OF2 है, फिर OCl2 है, OH2 है, मतलब वाटर। तो यहां बताना है बॉन्ड एंगल का ट्रेंड, समझ रहे मेरी बात? तो बेटा वैसे तो नॉर्मली अगर आप सोचें तो नॉर्मल तरीके से जैसा सोचोगे तो ये सही नहीं हो पाएगा। कैसा? जैसे आपने ये सोचा कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, मतलब आप ऐसे सोचोगे OF2 का सबसे कम, फिर H2O का, ठीक है, और बेटा नहीं, फिर ऐसा OF2 का, OCl2 का, फिर OH2 का, ऐसा सोचोगे। ऐसा आपने क्यों सोचा बेटा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बोले थे ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर सेम, देन चेक सराउंडिंग एटम, इफ डिफरेंट देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एंगल कम, तो सबसे ज्यादा इसका है, सबसे कम इसका, तो एंगल इस तरीके से आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। बोलोगे सर क्या? बेटा ये तो सबसे कम होगा OF2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इन दोनों में जाओगे ना, इन दोनों में जब जाओगे तो बेटा ये जो क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर ही रहा है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर, ये दोनों भी आपस में रिपेल करने लगते हैं, इसकी वजह से ये दूर चला जाता है। अब ये जब एटम दूर जाएगा ना तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, और यहाँ का एंगल लगभग 111 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है ट्रेंड बेटा OF2 के बाद OH2, और सबसे कम हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है किसका? OCl2 का। तो ये यहाँ का ट्रेंड है। आज की लेक्चर को यही ओवर करता हूं बेटा, आज कुछ होमवर्क देंगे वो कर लेना, और आज और कल 2 दिन में वो जो वीडियो दिया हूं 1 घंटे का, उसको देख के खत्म करो, देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन, और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, रात दिन एक करके पढ़ाई करो बेटा, तब जाके सिलेक्शन होगा, है ना? पढ़ना बंद नहीं करना है, दिन रात एक करके सिर्फ पढ़ाई करना है। वीडियो स्टडी सेशन में नहीं, घर आके देखना है, घर पे रात में, या जब टाइम मिले तब, ऐसा नहीं कि आज ही देखना है कल ही देखना है, जब टाइम मिले तब देखो, बस देख लेना, ठीक है? ओके, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।